हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस होते हैं नियम या फिर प्रावधान भी जिसे कहते हैं। इट गिव्स एवरी वन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविज़न। हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस को क्यों फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रीज़न्स देता है सोसाइटी को, सोसाइटी के मेंबर्स को। कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ रेगुलेशंस ही नहीं है बल्कि वो एक सोसाइटी के सिटीजन्स को भी, कंट्री के सिटीजन्स को भी राइट भी देता है। ये नहीं है कि उनको सिर्फ फॉलो करना है ये चीज़, उनको कुछ राइट्स भी मिले हुए हैं। दैट इज़ वाई लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। allowed permanent majorities to oppress minority groups within society। अब ऐसा होता अगर कि परमानेंट मेजॉरिटी को इजाज़त मिल जाती कॉन्स्टिट्यूशन से कि वो माइनॉरिटी ग्रुप को ऑप्रेस कर सकता है, तो कौन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता? कोई नहीं करता। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर परमानेंट मेजॉरिटी हो जाती और वो माइनॉरिटी ग्रुप्स को ऑप्रेस करती कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, दैट इज़ वाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। Now, systematically privilege some members at the expense of others, or that systematically entrench the power of small groups in society would seize the command allegiance। अब अगर कुछ प्रिविलेज मिल जाते कुछ लोगों को कि वो दूसरे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को ऑप्रेस कर सकते हैं, तो फिर कोई भी पीपल जो है, स्मॉल ग्रुप्स से जो पीपल हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं करता। दैट इज़ वाई हम इसके प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज़ टू सक्सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रिजर्व करेगा अपनी कंट्री के सिटीजन्स की, उतना ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कहलाएगा या सक्सीड होगा। Next है balanced institutional design। Designing of a constitution is to ensure that no single institution requires monopoly of power। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अपनी पावर का एक्सट्रीमली यूज़ नहीं कर सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री के अंदर पावर डिवाइडेड है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर नहीं दी है। नाउ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको पावर मिली हुई है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इवन इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ पावर है। दिस इंश्योर्स दैट इवन वन इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक इंस्टीट्यूशन भी सबवर्ट करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो उसको चेक करते रहे। मतलब एक चेक और बैलेंसेस का सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डाल रखा है पहले से ही, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर सबवर्ट न कर सके। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज़ फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चेक्स और बैलेंसेस के सिस्टम के वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। A constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखने के इसका क्या मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ राइट्स हो, लॉज हो, बल्कि कई बार क्या होता है कि टाइम बाय टाइम हमें कुछ राइट्स नए लाने पड़ते हैं, कुछ लॉज चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो कुछ नए लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी होते हैं, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, ताकि जो टाइम बाय टाइम जब चेंज करना हो तो आराम से हो जाए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड होगा, यानी कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं डाल पाएंगे, तो फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही टू रिजिड होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर टाइम बाय टाइम हम अमेंडमेंट्स कर पाए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और इतना रिजिड भी नहीं कि हम उसके अंदर कुछ कर ही ना पाए। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था?
Constitution was made by the Constituent Assembly which had been elected for undivided India. हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि इलेक्ट हुई थी जब इंडिया अनडिवाइडेड था, यानी कि पार्टीशन नहीं हुआ था। पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और फिर से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीअसेंबल हुई थी जब इंडिया डिवाइड हो गया था 14 अगस्त 1947 को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब इंडिया अनडिवाइडेड था तो फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और जब इंडिया डिवाइड हो गया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग हुई थी 14 अगस्त 1947 को। Members were elected by indirect election by the members of the provisional legislative assemblies that has been established in 1935. अब जो members थे वो indirect election से elect किए गए थे। किसके members? provisional legislative assemblies के members, और जो कि establish हुई थी 1935 में। Constituent assembly composed roughly along the lines suggested by the plan. उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रफली एस्टेब्लिश हुई थी एक प्लान के साथ, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट थी उस कमेटी के प्लान के साथ हुआ था, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब हम कैबिनेट मिशन को समझेंगे भी, ये कैबिनेट मिशन क्या था। द सीट इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंगली जो सीट थी हर एक प्रोविंस में या स्टेट में, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी 3 कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम्स में, सिख्स और जनरल में। किसके प्रोपोर्शन में? उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कम्युनिटी के मेंबर ने अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ किया था। कौन से मेथड से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस मेथड को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके अंदर एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है। The method of selection in the case of representative of princely state was to be determined by the consultation. और ये जो सिलेक्शन था रिप्रेजेंटेटिव्स का हर एक स्टेट का, एक कंसल्टेशन, इसके ऊपर पूरी कंसल्ट किया गया था, पूरी डिबेट हुई थी जब ये सिलेक्ट हुए थे। अब क्या प्रोसीजर था इसका? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कम्युनिटीज़। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 8 मेजर कमिटीज़ थी, डिफरेंट ऑन अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर जी इन कम्युनिटीज़ के चेयर, मतलब इन्होंने चेयर किया था, मतलब ये मेन मेंबर्स थे। हर एक कमिटी जो है वो अपना खुद के प्रोविजंस ड्राफ्ट कर रही थी, जिसके ऊपर फर्दर डिबेट हुई थी। मतलब ये जो कमिटीज़ थी ना, 8 कमिटीज़, इनके कौन कौन मेंबर्स थे? मेन जो मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इनके मेन मेंबर्स थे। देन इन्होंने अपने अपने प्रोविज़न्स लेके आए और इनके प्रोविज़न्स के ऊपर फर्दर वहाँ पर डिबेट हुई। कुछ प्रोविज़न्स जो थे वो वोट के रिगार्डिंग भी थे। An assembly as diverse as that Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should enshrine. अगर ये डिबेट ना हुई होती ना, ऐसे मतलब सभी कमिटीज़ अपने अपने प्रोविज़न्स लेके आई और उन प्रोविज़न्स के ऊपर की इन सब की डिबेट हुई कि भाई ये प्रोविज़न, जब डिबेट के बाद जो मतलब ऐसा लगा कि हाँ वो सही है, वो फर्दर मूव ऑन किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जगह पाई। कुछ के तो कॉन्स्टिट्यूशन वोट के ऊपर भी थे, मतलब हर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर थे। ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन, अब क्या क्या ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस थे? इट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। इंपॉर्टेंट है ये। This resolution encapsulated the aspirations and values behind the Constitution. Based on this resolution, our Constitution gave institutional expression to these fundamental commitments. अब ये objective resolutions क्या था? ये हमारी असेंबली के कुछ ऐसे प्रोविज़न्स थे जो हमारे नेहरू जी ने मूव ऑन किए थे 1946 में। इनके ऊपर मेनली बात हुई थी इक्वालिटी की, लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की, सॉवर्निटी की और एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी की, इन चीज़ों की बात की गई थी। अब हमारे इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक। जैसे कि आपने प्रेम्बल पढ़ा होगा ना, वो प्रेम्बल ही एक रेजोल्यूशन है। इसमें लिखा हुआ था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया shall be a union of erstwhile British Indian territories, Indian states, other parts outside British India and Indian states are willing to be part of the
यूनियन, इस यूनियन का पार्ट होगा, ये हमारे असेंबली ने डिसाइड किया था। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शेल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी कंट्री है, जो भी स्टेट्स हैं, वो सभी इसके पर्टिकुलर फंक्शंस जो है गवर्नमेंट के वो फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट दोज असाइन टू द वेस्टेड इन द यूनियन, उनके अलावा जो कि इस यूनियन में नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके अलावा नहीं करेंगे वो। All powers and authority of the sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. इसकी सारी जो पावर्स हैं और अथॉरिटी है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो सभी पीपल जो है, सभी पीपल के थ्रू फ्लो करेगी वो। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शेल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें ये भी था कि सभी लोगों को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वालिटी सभी के लिए होगी, फंडामेंटल फ्रीडम, मतलब सारी इन चीज़ों का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था। जो माइनॉरिटीज़ है, बैकग्राउंड और ट्राइबल एरियाज़ है, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकग्राउंड क्लासेस हैं, उनको एडिकेट सेफगार्ड्स भी मिलेंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन, यही है, बस ये आप रीड कर लेना। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, legislature and the judiciary. जो हमारी Constituent Assembly ने है असेंबली है, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर वर्क करने में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। Adoption of parliamentary form and the federal arrangement which would distribute governmental powers between legislature and executive on the one hand and between states and the central government on the other hand. अब कि किसके पास कितनी पावर होगी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसके पास कितनी पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसकी पावर के बारे में भी इसमें बात की गई थी। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बोरो किया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन, प्रेसिडेंट का कंसेप्ट बोरो किया गया है, कैबिनेट सिस्टम बोरो किया गया, पीएम की पोस्ट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ये याद कर लेना कौन सी कंट्रीज से बोरो किया गया है। फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रेसिडेंट यही वाली चीज़ें जो है बोरो कर रखे हैं। स्पीकर इन लोकसभा, ये इम्पॉर्टेंट वन है, ये भी बोरो किया गया है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। यूएसएसआर से क्या बोरो किया गया है, देन ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया गया है, जापान से लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। इतना ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कनाडा से क्या बोरो किया गया है, आयरलैंड से क्या बोरो किया गया है, कि कौन सी कंट्रीज से बोरो किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में ही आएगा कि कौन सी कंट्रीज से लिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को, क्योंकि आप बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही जो है वो अपकमिंग वीडियोस देख पाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।